वैचारिक वैचारिक रिजर्वेशन है ना। अभी जो मिश्रा जी जिन्होंने जो है स्तन छूने पर जो है वो क्या कहते हैं जज फैसला दे दिया था इलाहाबाद हाई कोर्ट को, कैसे जज बन गए? श्री नारायण मिश्रा कैसे जज बन गए? दीपक मिश्रा कैसे जज बन गए? कुद्दूसी कैसे जज बन गए? पूरी गैलेक्सी है सर। उसके उसके अलावा जो है जो गनेडी वाला है वो कैसे वहां जज बन गए थे, जिन्होंने कहा था कि ऊपर से बिना वस्त्र के ऊपर से छूने से कोई फर्क नहीं पड़ता, कैसे जज बन गई? अभी आपका मेरिट पे भी जानते हुए चंद्रचूड़ साहब के समय में ये बवाल उठा कि साहब जो आपकी चेन्नई हाई कोर्ट में एक महिला को कौन गौरी जस्टिस गौरी जो बनाई गई कि वो जो है बिल्कुल रेगुलर कैडर है जो है क्या कहते हैं संघ की के एक अनुसांगिक संगठन की। आपने कहा वो वैचारिक ओरिएंटेशन से कुछ नहीं होता। जज की कुर्सी पर बैठ के कैसा फैसला देगा? उस जज तो की देख रहे कुर्सी हैं पर जब ऊपर आके वो उनका बैठ फैसला भी जाएगा, है। नहीं नहीं, जज की कुर्सी पर जब आके बैठ जाएगा तो आप कर क्या लेंगे? वो अंड का बंडो बंड का संड फैसला देगा। अभी तक शेखर यादव को क्या किया आपने? आंकड़ों को ही अगर आप बात करें तो उससे स्पष्ट है कि समाज के परंपरागत रूप से कमजोर वर्ग, दलित, अनुसूचित जनजाति, आदिवासी वर्ग कह सकते हैं, और फिर ओबीसी उसके बाद आता है, अभी तक संस्थागत रूप से हाशिए पर हैं। कॉलेजियम के निर्णयों में एक स्पष्ट पैटर्न का अभाव है, चाहे वह जो हो, चाहे वो धर्म के आधार पर हो, जाति के आधार पर हो। एक भीतर से जो सामाजिक घृणा का मन में कीड़ा बुलाता रहता है या बैठा रहता है, या अपने से कमतर लोगों को अपने साथ बैठाने में शर्म लगती है। कहने सुनने में बात बहुत अच्छी लगती है, व्यवहार में बात बहुत खराब, वो व्यवहार में वो बात जो है वो फिर दूसरी हो जाती है। कहा जाता है कि ब्राह्मण और कायस्थ के मेधे का जो है वो कोई मुकाबला नहीं है, और सबसे कमजोर मेधा दलितों का होता है, सरदारों का होता है, जब तमाम मीम्स और मजाक बनते हैं, अहिरों का होता है, और उसके बाद बाबू साहब का भी होता है। बाबू साहब तो बड़ा अहंकार में रहते हैं। भारतवर्ष में आरक्षण को लेके लगातार चिल्लपू मस्ती है कि योग्य मेधा की अवहेलना करके सब स्टैंडर्ड लोगों की नियुक्ति की जा रही। अभी दिल्ली हाई कोर्ट में एक योग्य मेधा देख रहे हैं ना, जिनके यहाँ बिना किसी सबूत के करोड़ों रुपया जल गया। हिंदुओं एक हो जाओ, दलित पिछड़े हिंदुओं एक हो जाओ, बटोगे तो कटोगे। तुम्हारा काम है धर्म की रक्षा करना और वोट देना हिंदू के नाम पर, बाकी मलाई हम चापेंगे। मुख्यमंत्री हम बनेंगे, सारे ब्यूरोक्रेट्स हम ही बनेंगे, सारे वाइस चांसलर हम ही बनेंगे, टॉप पोजीशन के मंत्रालय हमारे पास भी रहेगा, और तो छोड़िए जजेस भी हम ही रहे। तुम्हारा काम है धर्म की रक्षा करना। जितने बड़े रक्षक है हिंदू धर्म के, जो बटोगे कटोगे बोलते रहते हैं, उनके घर वाले और परिवार वाले सब ऑक्सफोर्ड, लंदन, कैम्ब्रिज में सब बड़े बड़े यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं। कल राज्यसभा में एक मसला उठा, डीएमके के सांसद पी विल्सन ने मसला उठाया कि रोस्टर में बहुत धांधली हो रही है, जो आरक्षित वर्ग के सीट हैं उन पर भी अनारक्षित वर्ग के लोग, अनरिजर्व कैटेगरी के लोग अपॉइंट किए जा रहे हैं। बकायदा उन्होंने वो डेटा भी पेश किया। पहले सुन लीजिए वो वीडियो, और उसके बाद एक खास इशू पर हम आते हैं, और इशू रहेगा वो जुडिशरी को लेकर। पहले सुनिए ये वीडियो। Sri P. Wilson demand to address the anomalies existing in the reservation roster system. Thank you, Honorable Deputy Chairman, sir. Sir, there is deliberate tinkering of the Department of Personnel and Training roster system applied in reservation and used in public employment with the union government and its agencies. This manipulation has systematically deprived scheduled castes, scheduled tribes, and other backward classes of their rightful representation in the public employment and also to head the government organizations. Reservation was introduced as an instrument of social justice to ensure fair representation for historically marginalized communities, and the reservation roster is a crucial component in implementing this policy. However,
the reservation roster as outlined in the Department of Personnel and Training DOPT Office Memorandum dated 2/7/1997 is fundamentally flawed. The issues continued with the subsequent memorandum dated January 31st, 2019. These anomalies have resulted in the wrongful excess allocation of posts to unreserved candidates at the expenses of the reserved candidates. For example, according to the 2019 DOPT memorandum, in the 13-point model roster, 9 out of the 13 posts, including 1 EWS, are assigned to unreserved candidates instead of the rightful 6, an unjust gain of 3 additional posts. In department organization with only 2 sanctioned posts, both positions are assigned to unreserved candidates, completely eliminating representation for the reserved candidates. In a cadre strength of 6, 5 positions are allocated to unreserved candidates instead of appropriate 3. In small cadres with less than 10 posts, 70% of the posts in a cadre of 10 are assigned to the unreserved candidates instead of the correct 50.5%. 83% of the posts in a cadre of 6 are assigned to unreserved candidates instead of the correct of 50.5%. 100% of the posts in a cadre of 3 are assigned to unreserved candidates, completely eliminating the reservation. These data furnished by me are not mere statistical discrepancies. They are systematic efforts to eliminate reserved candidates and favor unreserved candidates, which constitute a direct violation of the constitutional mandate for social justice. The first roster point, which carries significant importance, has been exclusively assigned to unreserved candidates across all government institutions, leading to a deliberate distortion that ensures SC, ST, OBC candidates are denied fair representation in Group A and B posts. Sir, to perpetuate an error is a sin, but to correct it is an administrative duty. The existing roster system represents a structured deception designed to suppress the rightful opportunities of marginalized communities, preventing them from entering mainstream positions such as the heads of the organization and secretaries of the department. This constitutes a constitutional betrayal and an ongoing injustice that has persisted for decades. I urge the Honorable Prime Minister of India and the Honorable Minister for the State of the Personal and Pension and Public Grievances to take immediate action to end this rigged reservation system and form a high-level committee with a retired Supreme Court judge from the disadvantaged. Thank you. दोस्तों, रतनलाल बोल रहा हूँ और आप देख रहे हैं अम्बेडकरनामा। वीडियो आपने देख ही लिया होगा। डीएम के सांसद बोल रहे थे पार्लियामेंट में, उपसभापति को एड्रेस कर रहे थे। अब आइए आते हैं ओरिजिनल खेल। कहते हैं ना कि केस मुकदमे कोर्ट में देख लेंगे, तो कोर्ट में जिस तरह के स्टेटमेंट आ रहे हैं, न्यायालय में जिस तरह के कैश एट होम कांड हो रहा है, जो स्टेटमेंट आ रहे हैं वो तो आप देख ही रहे होंगे कोर्ट में क्या चल रहा है। आंकड़ा आया है संसद से। लॉ मिनिस्टर ने जो आंकड़ा दिया है 2018 के बाद हाई कोर्ट के जितने जजेस बने हैं 78% जजेस जो है सवर्ण जाति के हैं, 5% जज शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के हैं और बाकी 17 में आप समझ लीजिए सब लोग हैं। तो हिंदू के नाम पर आप बटे रहिए, कटे रहिए, जुटते रहिए, जो करते रहिए, लेकिन वस्तु स्थिति ये है कि पूरे यूनिवर्सिटी, ब्यूरोक्रेसी, जुडिशरी हर जगह जो है आपका प्रतिनिधित्व नहीं है, सवर्ण लोगों का बोला वाला है। लॉ मिनिस्टर का ये भी कहना है कि हमने बार-बार जो है हाई कोर्ट्स के चीफ जजेस को लिखा कि आप जो है डाइवर्सिटी लाइए और उसमें रिप्रेजेंटेशन दीजिए। अभी रांची हाई कोर्ट में इस मुद्दे को लेकर बार एसोसिएशन ने हड़ताल भी किया था कि बाहरी को बनाया जा रहा है, लेकिन एससी, एसटी, ओबीसी का रिप्रेजेंटेशन नहीं है। तो कानून मंत्री यानी सरकार जुडिशरी के ऊपर ठिकरा फोड़ रहे हैं। अब सवाल है इसका जिम्मेदार कौन? सोशल डाइवर्सिटी नहीं है तो क्या सरकार, जुडिशरी, बार एसोसिएशन, लीडर्स, ओपोजिशन कौन है इसका जिम्मेदार? पूरी चर्चा होगी इसी विषय पर। हमारे साथ जेपी सिंह साहब हैं, वरिष्ठ संपादक, पत्रकार और वकील भी हैं, कानून के जानकार भी हैं। तो उनसे ही समझते हैं कि आखिर क्या मामला है और जजेस की अपॉइंटमेंट कैसे होती है। सब अंकल जजेस टाइप से कुछ मामला लग रहा है। स्वागत है सर जी। सबसे पहले तो 1 मिनट में आरक्षण जुडिशरी में है कि नहीं उसी पर स्थिति स्पष्ट करना चाहता हूँ जी। जजों की नियुक्ति में एससी, एसटी, ओबीसी या ईडब्ल्यूएस के आरक्षण का प्रावधान नहीं है जी। संविधान के अनुच्छेद 124, 217, 224 के आधार पर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जजों की नियुक्ति की आरक्षण की कोई व्यवस्था नहीं है और इसी के तहत नियुक्ति होती है। इसलिए जजों की नियुक्ति में आरक्षण की स्थिति
भी नहीं। ठीक। भारतवर्ष में आरक्षण को लेके लगातार चिल्लपो मस्ती है कि योग्य मेधा की अवहेलना करके सब स्टैंडर्ड लोगों की नियुक्ति की जा रही। अभी दिल्ली हाई कोर्ट में एक योग्य मेधा देख रहे हैं ना, जिनके यहाँ बिना किसी सबूत के करोड़ों रुपया जल गया, भारत की करेंसी जल गई। भाई साहब, ये मेधा का ही कमाल है। कोई ओबीसी, दलित या बाबू साहब भी होते तो अब तक वो जेल चले गए होते, क्योंकि कुछ ना कुछ लंधेसराई किए होते। क्योंकि यहाँ तो भ्रष्टाचार में भी लोग लंधेसराई कर देते हैं। हम साफ बात कर रहे हैं, बाबू साहब के लिए भी कह रहे हैं जी। लेकिन जो बहुत मेधा वाले लोग हैं वो नहीं करते। उनके यहाँ आग भी लग जाती है, नोट की करेंसी भी जल जाती है, इसके बाद भी नोट हमारा नहीं है। उनको जो है सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के टॉपर वकीलों से सलाह लेने की छूट होती है आपका बयान देने के पहले। और किसी को भी आप जब बयान देने के लिए थाने में बुलाते हैं तो उस पर भी को भी बता दीजिए कि आप पर क्या क्या चार्ज है, आप अपने वकील से पूछ के आइएगा। मैं तो इलाहाबाद में मेरा अपना अनुभव है कि अगर कहीं कोर्ट से किसी ने आदेश करा लिया कि वकील को पूछताछ में साफ रहना चाहिए आरोपी के, तो वकील को जो है कान में जो है दरोगा जी कहते हैं या डिप्टी एसपी या एसपी, तुम्हारे पूरे खानदान को उल्टा टांग देंगे, ज्यादा बकैती मत करो, धीरे से खसक लो। हमारे खिलाफ जो कार्रवाई होगी तो होगी, लेकिन समझ लेना कि हमारे हाथ कितने लंबे हैं। और वकील साहब डर के मारे भाग जाते हैं, क्योंकि सलाह देने वाले वकील भी उसी तरह होते हैं। क्योंकि कोई टॉप वकील या जो धाकड़ वकील है उनके लिए फीस भी होनी चाहिए बताने के लिए, लेकिन यहाँ तो 3-3 वकील पहुंच गए जो है मेधा को बताने के लिए। कहा जाता है कि ब्राह्मण और कायस्थ के मेधे का जो है वो कोई मुकाबला नहीं है, और सबसे कमजोर मेधा दलितों का होता है, सरदारों का होता है, जब तमाम मीम्स और मजाक बनते हैं, अहीरों का होता है, और उसके बाद बाबू साहब का भी होता है। बाबू साहब तो बड़ा अहंकार में रहते हैं। जितना मजाक बनता है उस मजाक में बाबू साहब जो है हीरो और सरदारों से कोई बहुत पीछे नहीं है, और कहा जाता लोहा सिंह है। हम साफ साफ बात कह रहे हैं। तो अब आरक्षण नहीं है, आरक्षण नहीं है। आरक्षण अगर होता तो 27% ओबी आपको जो है क्या कहते हैं रखना पड़ता, और 22% दलित को रखना पड़ता है। ठीक कह रहे हैं जी। अब अगर 22% में 20% रखें तो सुप्रीम कोर्ट में 34 सीट है, तो 34 में 20 सीट का मतलब हुआ लगभग 7 या 6 तो कम से कम, क्योंकि आधा तो होता नहीं है क्या जज? एक सीटी रवि कुमार बहुत दिन बाद नियुक्त हुए थे गवाही के साथ, तो 2 लोग हो गए थे। अब सीटी रवि कुमार हट गए तो 1 है। और बहुत दिन से यहाँ परंपरा है कि हाई कोर्ट में छौका के रूप में एक जज SC ST का जो है हो जाता है। कभी कदार 2 हो गए, जैसे सीटी रवि कुमार से रिटायर हो गए उसके बाद फिर 1। तो 6 जज में 5 जज जो है योग्य मेधा वाले लोग जो है वहां कब्जा किए हुए हैं। और जो है वो क्या कहते हैं, मतलब बिना छौका बघारे, एक होता है ना छौका बघारेंगे तो पूरे मोहल्ले में उड़ेगा क्या, रे इनका छौका चल रहा है, धुआं निकल रहा है, गुरु कुछ खा रहे होंगे। सीधे सीधे निकल जाते हैं लोग, करोड़ों रुपया पता नहीं चलता भाई साहब। और लुटियन जोन में कौन लेके आया, कहाँ से लेके आया, इतनी सिक्योरिटी है। या तो भाई गोगिया पासा का जादू ये लोग जानते हो कि ले करके जो है उन्होंने जो उतना नोट लाके जो है रख लिया अपने यहाँ। ये मेधा है, मेधा। ये भाई साहब ओबीसी और दलित और ये सब लोग ये सब नहीं कर सकते। आपको बता, किसी दलित ओबीसी IS के यहाँ गद्दे और तकिया में से नोट नहीं बरामद हुआ, लेकिन यहाँ ऐसे ऐसे मेधा वाले IS रहे हैं कि अगर वो चंगुल में फंस गए हैं तो उनके यहाँ तकिया और गद्दा फाड़ा जाता है तो पता चला कि नोट ही पे सो रहे हैं। भारत सरकार के नोट पर, महात्मा गांधी की करेंसी पर जो है वो जो है क्या कहते हैं रोज सवेरे शाम सो रहे हैं, और तकिया में इसलिए भर के रखा है और गद्दे में कि ताकि रोज सो रहे हैं।
जब तक सोएंगे कोई उसको डिस्टर्ब नहीं कर सकता। मेरी पहले उनको डिस्टर्ब करना पड़ेगा, तब उनके गद्दा और तकिया को डिस्टर्ब करना पड़ेगा। फिर तमाम आपके क्या कहते हैं फार्म हाउसेस हैं, सेफ हाउसेस हैं, तमाम जो है आपका जो है वो निवेश का जो है रास्ता खुल गया है, सुरक्षित निवेश का। तमाम लोग जो है वो आपके क्या कहते हैं जो बड़े बड़े दिल्ली में क्लब होंगे, आपके क्या कहते हैं जो बड़े बड़े महानगरों में क्लब हैं, उनमें जो है क्या कहते हैं गोपनीय लाकर मिलते हैं। कभी उन गोपनीय लाकरों का जो है वो सबको मालूम है। तो जब जब जेपी सिंह को मालूम है तो पूरी व्यवस्था को मालूम है। उन लाकरों पर कभी कोई छापा पड़ता है? ये सब योग्य मेधा का सवाल है। अब आइए इस पर। तो सुप्रीम कोर्ट ऑब्जर्वर की एक रिपोर्ट के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने पहले दलित जज की नियुक्ति दिसंबर 1980 में हुई थी। मैंने 1947 में देश आजाद हुआ और दिसंबर 1980, 47 3 50 माने आजादी के 53 साल बाद, 33 साल बाद। और जबकि भीमराव अंबेडकर साहब जो है वो उसके जन्मदाता थे और वो शुरू में सरकार में भी शामिल थे। जगजीवन राम थे और भी लोग थे, तमाम सामाजिक न्याय की बात होती थी। लेकिन 1980 में पहले जज की नियुक्ति हुई थी और जज का नाम था के वरदराजन। उनकी नियुक्ति बाद से वर्ष 2010 तक उच्चतम न्यायालय में हमेशा अनुसूचित जाति से आने वाले सिर्फ एक न्यायाधीश रहे। 2010 से 2019 के बीच में, मतलब एक जब रिटायर हो गए तो एक और आ गए, के बीच न्यायमूर्ति माने जस्टिस BR गवई की नियुक्ति हुई। उस दौरान कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में एक भी अनुसूचित जाति से ताल्लुक रखने वाले न्यायाधीश की नियुक्ति नहीं की गई थी। 1990 की एक वर्ष की छोटी अवधि को छोड़ दें तो 31 अगस्त 2021 से पहले 2 दलित जजों को एक ही समय में न्यायालय में कार्य करने का मौका मिला था, गवई और जस्टिस CT रवि कुमार। 31 अगस्त 2021 को CT रवि कुमार की नियुक्ति के साथ यह हकीकत बदली। रवि कुमार और गवई दोनों SC वर्ग से थे और दोनों ने 3 साल एक साथ काम किया, फिर जो है रवि कुमार रिटायर हो गए। उस 1980 में जस्टिस कृष्ण अय्यर बहुत फेमस ज्यूरिस्ट हैं। जस्टिस कृष्ण अय्यर ने सुप्रीम कोर्ट में ब्राह्मणों के वर्चस्व पर सवाल उठाते हुए कहा था कि न्यायाधीशों की पृष्ठभूमि उनके निर्णयों को प्रभावित करती है। अब मैंने आपको पहले भी बताया था, आज ही बता रहे हैं, तमाम हमारे जज साहब लोग याज्ञवल्क्य, आपके चाणक्य और किसके किसके जो है नीति शास्त्र की जो है व्याख्या अपने अपने जजमेंट में करते हैं, उसके जूरिस्प्रूडेंस के बारे में बताते हैं, जबकि भारत का संविधान इसको मान्यता नहीं देता। तो उस संविधान, वो जो आपका धर्मशास्त्र के इतिहास में लिखा हुआ कानून में कि जो है पहले आपराधिक मामलों में जो बड़ी जातियों के लोग थे उनको कम सजा और छोटी जातियों के लोगों को ज्यादा सजा का प्रावधान था। ये सब याज्ञवल्क्य और चाणक्य के न्याय शास्त्र और नीति शास्त्र का जो है सार। अब अय्यर की बात को आगे बढ़ाते हुए जस्टिस मैडन ने कहा था कि मुख्य न्यायाधीश PP गजेंद्रकर के समय से ही सर्वोच्च न्यायालय में बंबई के ब्राह्मण न्यायाधीशों को प्राथमिकता दी जा रही। सब ब्लैक एंड व्हाइट वाली बात मैं बता रहा हूं, बाकी अंदर खाने क्या है कि आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं। अब यहां तक कि जो अपने धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ साहब के बेटे हैं अभिनव चंद्रचूड़, वो भी काबिल वकीलों में आते हैं। हालांकि अभी उनकी नियुक्ति नहीं हुई है, लेकिन लोग कहते हैं कि उनकी नियुक्ति कभी भी हाईकोर्ट किसी में हो सकती। अब उन्होंने एक किताब लिखी है सुप्रीम विस्पर्स। उसमें उन्होंने लिखा है कि उनके दादा यानी भारत के 16वें चीफ जस्टिस YV चंद्रचूड़ पर लगे जातिवाद के आरोप लगे थे, जातिवाद के। साल 1988 में जस्टिस खालिद ने ब्राह्मणों के प्रभुत्व वाले सर्वोच्च न्यायालय की आलोचना करते हुए कहा था
कि मुख्य न्यायाधीश वो पुराने इनके पिताजी वाई चंद्रचूड़ साहब के पिताजी को और जस्टिस पाठक दोनों ही ब्राह्मण न्यायाधीशों को प्राथमिकता देते हैं। भारत के 47 मुख्य न्यायाधीशों में से कम 15 ब्राह्मण न्यायाधीश रहे हैं, चीफ जस्टिसेस मतलब, जिसमें जस्टिस शास्त्री, जस्टिस बीके मुखर्जी, जस्टिस पीवी गजेंद्रगढ़कर, केएन वांचू, एएन रे, वाईवी चंद्रचूड़, आरएस पाठक, ईएस वेंकटरमैया, सव्यसाची मुखर्जी, रंगनाथ मिश्रा, एलएन शर्मा, एमएन वेंकट चलैया, दीपक मिश्रा, रंजन गोगोई और एसएस बोबड़े। और 15 के बाद 16वें जज रहे हैं यशवंत चौहान चंद्रचूड़, जो मतलब ये सीनियर चंद्रचूड़ के पुत्र हैं। जी। तो ये हमारे अब तक के सीजीआई के 32% हैं। जब तक 50वें सीजीआई की नियुक्ति होगी तब तक कम से कम हमारे 17 ब्राह्मण चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हो चुके हैं, और तब ब्राह्मण मुख्य न्यायाधीशों का प्रतिशत 34% होगा। अगर 10% अभी तो जो है 15 के बाद एक 16वें चंद्रचूड़ हुए और 17वीं संभवतः नागरत्ना होंगी। उसके पहले तो जो लोग लाइन में लगे हुए हैं शायद उसमें अभी जैसे खन्ना साहब ब्राह्मण नहीं है, गवई साहब ब्राह्मण नहीं है, सूर्यकांत ब्राह्मण नहीं है। इसके बाद कुछ दिन विक्रम नाथ रहेंगे, वो भी लाला हैं। जस्टिस नागरत्ना फिर ब्राह्मण जज हैं जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनेंगी। तो ये सब जो है आपका हकीकत है। इसी तरह 1980 तक ओबीसी का कोई प्रतिनिधित्व न्यायपालिका में नहीं था। ओबीसी समुदाय से नियुक्त पहले जज जस्टिस एसआर पांडियन थे, दूसरे थे जस्टिस केएन सैकिया अहोम समुदाय के थे, तीसरे थे जस्टिस केएस हेगड़े और चौथे थे एएन अलीगिरी स्वामी 1972 में, जिन्हें बाद में ओबीसी, ये उन सब जातियों के लोग थे जिन्हें बाद में मंडल के बाद जो है ओबीसी के रूप में जो है बताया गया कि साहब ये ओबीसी थे। आप आंकड़ों को अगर आप बात करें तो उससे स्पष्ट है कि समाज के परंपरागत रूप से कमजोर वर्ग, दलित, अनुसूचित जनजाति, आदिवासी वर्ग कह सकते हैं, और फिर ओबीसी उसके बाद आता है, अभी तक संस्थागत रूप से हाशिए पर हैं। कॉलेजियम के निर्णयों में एक स्पष्ट पैटर्न का अभाव है, चाहे वह जो हो, चाहे वो धर्म के आधार पर हो, जाति के आधार पर हो, एक भीतर से जो सामाजिक घृणा का मन में कीड़ा बुलाता रहता है या बैठा रहता है, या अपने से कमतर लोगों को अपने साथ बैठाने में शर्म लगती है, कहने सुनने में बात बहुत अच्छी लगती है, व्यवहार में बात बहुत खराब, वो व्यवहार में वो बात जो है वो फिर दूसरी हो जाती है। दलितों का सर्वोच्च न्यायालय में, ओबीसी का सर्वोच्च न्यायालय में उचित प्रतिनिधित्व नहीं है, अल्पसंख्यक समुदाय का नहीं है, और उच्च जातियों में भी ब्राह्मण, बनिया और कायस्थ छोड़ के बाकी समुदायों का उचित प्रतिनिधित्व नहीं है। धर्म की रक्षा करना। आप अगर दलित 22% है और ओबीसी 27% है तो राजपूतों के बारे में कहा जाता है कि ये 7% है देश में, 7%। तो क्या 7% जज जो है वो क्या कहते हैं उच्च न्यायालयों में, उच्चतम न्यायालयों में जो है राजपूत हैं? आप जब 1, 2, 3 जातियों को उनके अनुपात से ज्यादा जो है संख्या में देंगे तो बाकी लोगों की तो संख्या कम होगी ना, क्योंकि आपकी संख्या सीमित है। अब उसी में आपने जो है वो मैक्सिमम परसेंट जो है क्या कहते हैं मतलब एक जाति विशेष को दे दिया, फिर दूसरे को दे दिया, फिर उसके बाद तीसरे को दे दिया, तो बाकी लोगों का हिस्सा तो वही खा रहा है ना। जो राहुल गांधी गलती या सही जो भी कह रहे हैं कि जिनकी जितने हिस्सेदारी उनको उतना जो है क्या कहते हैं सत्ता में मैंने भाग लेने का मौका मिलना चाहिए, तो क्या गलत कह रहे हैं भाई? हम तो राजपूत हैं, हम तो कह रहे हैं हमको 7% चाहिए, लेकिन चाहिए ना, तो क्यों नहीं मिल रहा है हमको? भाई हमको 7% मिलेगा तो आपको हो सकता है 22% मिले और लोगों को हो सकता है 27% मिले। जब एक ही लोग बैठ करके अपनी जो है मेधा के नाम पर कुल भोजन कर लेंगे तो हम लोगों को तो जूठा कांठा ही मिलेगा ना। अभी धर्म की रक्षा करनी है आपको अभी। तो कहने का मतलब है कि राजनीतिक संबंध, कानूनी, न्यायिक, राजवंशों आदि से आने वाले अन्य ज्ञात लेकिन छिपे हुए कारकों से जो है
आपके ये जो जजों की नियुक्ति के मामले को वो नहीं किया जा सकता। फिर जो एनजेएसी भी बना था, जो कॉलेजियम है, जो एनजेएसी बना था, कॉलेजियम की सिफारिश को सुप्रीम कोर्ट स्वीकार, वो सरकार स्वीकार करती है तो लोग जज बनते हैं। एनजेएसी ही बन जाए थोड़ी देर, जब तक आप न्यायपालिका में, अच्छा हम ये कह रहे हैं कि आप 100% जो आपका राष्ट्रीय स्तर का आरक्षण उसको ना लागू कीजिए, उसका 50% ही लागू कीजिए, और फिर उसके बाद जो है रखिए कि भाई बाकी फिर मेधा वाले लोगों की नियुक्ति होगी, तो 50% भी तो रखिए। आपने तो 1% नहीं रखा हो कि जरूरत से ज्यादा लोगों की जो है नियुक्ति करते जा रहे हैं आप। 78%, 78% के बाद कितना बचा? 78 2 80 22%। उस 22% में 5% अनुसूचित जाति, जनजाति और अल्पसंख्यक वर्ग मिला के 5% है आपके पास। ऐसा नहीं कि खाली वही 5% है, उसमें अल्पसंख्यक भी शामिल। और अल्पसंख्यक का मतलब केवल मुसलमान नहीं होता, अल्पसंख्यक का मतलब पारसी भी होता है, अल्पसंख्यक का मतलब ईसाई भी होता है, अल्पसंख्यक का मतलब जो है सिख भी होता है। अच्छा यही आप बता दिए कि कौन सा सिख जज इस समय आपके सुप्रीम कोर्ट में है 34 में? मेरा तो ख्याल है कि एक भी पगड़ीधारी सिख नहीं है। कैटू है, एक पारसी वाला का नाम आ रहा है मान ली पारसी जज में, बाकी तो पारसी जज भी, बाकी और हमको कोई नहीं दिखाई पड़ रहा है। अल्पसंख्यक जजों का ही नाम बता दिए कि कैटू अल्पसंख्यक जज हैं। एक गवाही है आपके दलित वर्ग से। अनुसूचित जनजाति से आपने एक कोटेश्वर सिंह को रखा है जो मैतई जातीय हैं, जिनको अभी जो है वहां गए थे मणिपुर में, उनको कुकियों ने अपने इलाके में घुसने नहीं दिया। तो आपने वहां अगर एक मैतई जज बनाया तो एक कुकी जज को ही बनाना चाहिए। जब आपका समाज इस तरह विभाजित है तो खाली एक आदमी मेधा के नाम पर, मतलब 1 2 3 वर्ग लोग मेधा के नाम पर जो है हलवा पूड़ी खाएं। अब आपको जानकर आश्चर्य होगा कि पूरे राजस्थान से अब तक सुप्रीम कोर्ट में जितने जज बने हैं, मैक्सिमम संख्या बनियों की है। आप बता, तो राजस्थान बनियों का प्रदेश है, कहा जाता है राजस्थान माने राजपूतों का प्रदेश। एक भी राजपूत नहीं मिलता आपको वहां से जो है क्या कहते हैं वो बनाने के लिए। ना आपको मुख्यमंत्री मिलता है बनाने के लिए, ना आपको जो है क्या कहते हैं मतलब हाई सुप्रीम कोर्ट का जज मिलता है। वसुंधरा राजे सिंधिया बनती हैं तो सिंधिया जो है शेड्यूल कास्ट में आते हैं, सिंधे से सिंधिया बने हैं, और उनकी शादी जाट घराने में हुई तो जाट तो हो गया। आपके क्या कहते हैं शर्मा और बेशर्मा लोग तमाम बार बन गए, वो तो हो गए। भैरव सिंह शेखावत के अलावा बताइए कैठो राजपूत आपने बताया? मोहनलाल सुगाड़िया राजपूत थे, चाहे कांग्रेस से लेके अभी तक हम पूछ रहे हैं। एक भैरव सिंह शेखावत पता नहीं कैसे वहां के मुख्यमंत्री बन गए थे। नाम राजस्थान, सारे जज बनिए। कह रहे हम तलवार तो ढूंढ रहे हैं अभी। हाँ, तो सवाल इस बात का है कि आप जो है जो आप ये बेईमानी कर रहे हैं, जो आप ये न्यायिक उसके साथ मेधा के साथ के नाम पर जो आप बेईमानी कर रहे हैं, तो मैं नहीं कह रहा हूं कि आप जो है वो टोटल आरक्षण दीजिए, आप उसमें 50 सीट ही आरक्षित कीजिए, कुछ तो दिखे, लेकिन करिए तो कुछ तो करिए, और उसमें सभी को शामिल कीजिए। उसमें ये नहीं कि मतलब हाँ, केवल आपका मकान हो हमारा ना हो। वहां जितने लोग हैं सभी का मकान जले तो सभी का मकान जले आग लगने पर, अकेले आपका न जले, अकेले आप यहाँ से नोट बरामद ना हो, जेपी सिंह यहाँ से ही बरामद। हम भी इस देश के नागरिक हैं, हमको भी चोरी का उतना ही है कि जितना आपको है। अगर चोरी की ही बात हो रही है तो हम ना करें वो एक अलग बात है, वो हमारे संस्कार है। लेकिन अगर चोरी घटियाई आप कर रहे हैं तो जितना हक आपको है बिना कानून के शिकंजे में आए, उतना ही हक रतनलाल जी को भी है, उतना ही तक जेपी सिंह को भी है। हम भी इस देश के नागरिक हैं, हम भी वोटर हैं, हम भी डायरेक्ट इनडायरेक्ट दुनिया भर के टैक्स देते हैं, इनकम टैक्स पे ही हैं। पूरे सिस्टम में बेईमानी है। अब आप ये बताइए, जैसे उन चंद्रचूड़ साहब के बारे में ब्राह्मण जजों का आरोप लगता था, तो इन चंद्रचूड़ साहब के बारे में क्या विचार है आपका? कितने इन्होंने जो है मुस्लिम और जो है और फिर जो सरकार के पास नाम जाता है, एक बहुचर्चित जज अकील कुरैशी हैं जिनकी काबिलियत तो कोई संदेह नहीं किया जा सकता, उनको इन्होंने जो है क्या कहते हैं ऐसा पैदल किया कि वो जो है उनका एलिवेशन ही नहीं हो पाया। और यही नहीं कि ये सारे ब्राह्मण जजों को मान लेते, उसमें भी देखते हैं कि कौन इनके विचारधारा का समर्थक है। अब जस्टिस एस मुरलीधर तो ब्राह्मण ही है और उनको नहीं इन्होंने एलिवेट होने दिया।
तो कहने का मतलब है कि जो जी हुजूर जी हुजूर जी हुजूर जी हुजूर करें इनके साथ, और जो जस्टिस लोया से बनने से इनकार कर दें, आप उनकी नियुक्ति करेंगे, भले उनके यहाँ से जो है करोड़ों रुपया घर से बरामद हो जाए, आग लग जाए, उसके बाद हो जाए कि नहीं हमारा तो नहीं है, कहाँ से आया, गोगिया पासा के जादू से आया। जी सर विल्सन साहब ने मैटर कल उठाया है राज्यसभा में, वो वीडियो मैंने क्लिपिंग इसमें दिखाया है कि कैसे उच्च पदों पर जो है किस तरह से रोस्टर की हेराफेरी हो रही है। जुडिशरी का मामला तो एक सैक्रोसेंट मानते हैं ना कि आप सब मेरिट वाले, बहुत फेयर ये सब करेंगे। सरकार भी पल्ला अपना झाड़ रही है और जुडिशरी के ऊपर डाल रही है कि चीफ जस्टिस को हम लोग कई बार लिखा हाई कोर्ट्स के कि आप डाइवर्सिटी लाइए, लेकिन सरकार के लोग जो अपॉइंट होने होते वो तो हो जाते हैं। अगर मान लिया रिजर्वेशन नहीं भी है तो विजडम भी तो अप्लाई कर सकते हैं ना अफर्मेटिव एक्शन के लिए, रिप्रेजेंटेशन के भाई, लिए। रिजर्वेशन नहीं है तो शेखर यादव कैसे जज बन गए? हाँ वैचारिक वैचारिक रिजर्वेशन है ना। अभी जो मिश्रा जी जिन्होंने जो है स्तन छूने पर जो है वो क्या कहते हैं जज फैसला दे दिया था इलाहाबाद हाईकोर्ट को, कैसे जज बन गए? श्री नारायण मिश्रा कैसे जज बन गए? दीपक मिश्रा कैसे जज बन गए? कुद्दूसी कैसे जज बन गए? पूरी गैलेक्सी है सर। उसके उसके अलावा जो है जो गनेडी वाला है वो कैसे वहां जज बन गए थे, जिन्होंने कहा था कि ऊपर से बिना वस्त्र के ऊपर से छूने से कोई फर्क नहीं पड़ता, कैसे जज बन गई? अभी आपका मेरिट में भी जानते हुए चंद्रचूड़ साहब के समय में ये बवाल उठा कि साहब जो आपकी चेन्नई हाई कोर्ट में एक महिला को कौन गौरी, जस्टिस गौरी जो बनाई गई कि वो जो है बिल्कुल रेगुलर कैडर है जो है क्या कहते हैं संघ की, के एक अनुसांगिक संगठन की। आपने कहा वो वैचारिक ओरिएंटेशन से कुछ नहीं होता, जज की कुर्सी पर बैठ के कैसा फैसला देगा? उस जज जो की देख कुर्सी रहे हैं पर जब आके वो उनका बैठ फैसला भी जाएगा, है। नहीं नहीं, जज की कुर्सी पर जब आके बैठ जाएगा तो आप कर क्या लेंगे? वो अंड का बंडो बंड का संड फैसला देगा। अभी तक शेखर यादव को क्या किया आपने? अभी इसी तरह तमाम कलकत्ता हाईकोर्ट के जज ने उनके खिलाफ क्या किया? एक एक जज ने मणिपुर में आग लगा दी, पता नहीं कार्यवाहक, उनको आपने उसको संड कर दिया कलकत्ता हाईकोर्ट में। उस जज का क्या हुआ? पूरा मणिपुर आज तक जल रहा है 2 साल से, क्या हुआ? तमाम भ्रष्ट जजों की, निर्मल यादव की नियुक्ति चाहे जिसके कार्यकाल में हुई थी ना, जो रंगे हाथ रोड पकड़ा गया था, आपको बताया। इस तरह इलाहाबाद हाईकोर्ट में भी तमाम लोग हैं। फिर आपने ये दिखाने के लिए कि हम ट्रांसफर ईमानदारी में भी करते हैं, योग्यता में भी करते हैं, सीनियरिटी को भी बैलेंस करने के लिए करते हैं, और फिर आप बेईमानों का भी करते हैं। तो आपने बेईमानों के ट्रांसफर को जस्टिफाई करने के लिए कोई ये ना कहा सारा बेईमान है, बेईमान है, आप जनरल भी ट्रांसफर करते हैं। ये क्या है? ये क्यों बेईमानों को बचा रहे हैं? आप भी बेईमान हैं, सवाल है कि नहीं है? आप बताइए हमको। हम ये नहीं कह रहे कि आप बेईमान हैं, लेकिन आप ईमानदार हैं तो ईमानदार दिखिए ना। कैसे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना साहब ने ईमानदार दिखने के लिए सारा सार्वजनिक कर दिया, जबकि बाहर जो आपके सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन से लेके तमाम बार में, इलाहाबाद हाईकोर्ट बार में फैला है कि कॉलेजियम के 1 या 2 जज विरोध कर रहे थे कि इसको सार्वजनिक न किया जाए, लेकिन उन्होंने उस विरोध को दरकिनार करके सारी चीज सार्वजनिक कर दी। लेकिन आपने सार्वजनिक कर दी तो आप इस पर भी डिसीजन देने में क्यों विलंब कर रहे हैं कि क्या कहते हैं उनके ऊपर एफआईआर होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? फिर जो तर्क आप पहले ले रहे थे कि पुलिस को जांच करने का अधिकार नहीं है, जज साहब ले रहे थे, अब तमाम जूरिस्ट लोग ले रहे थे, अब पुलिस कैसे जांच कर रही है? अब पुलिस कैसे सील कर रही है? अब पुलिस कैसे सीसीटीवी का जो है वो क्या फुटेज ले रही है? पहले दही जमा था तो अब जो है वो क्या दही हट गई है क्या? सब मेधा है भाई साहब, उनको मेधा है, हम लोग मूर्ख हैं जो बहस कर रहे हैं यहाँ बैठ के। और हमसे बड़े मूर्ख वो हैं जो 500,000 रुपए में अपना वोट बेच के आपको क्या कहते हैं शेषनाग को जो लाके केंद्र में बैठा देते हैं। हमारे वो प्रतिनिधि हैं, हमारे, हम राजा नहीं चुनते, और वो राजा की तरह बिहेवियर करते हैं, हम याचक की तरह। तो सरकार और जी जुडिशरी एक दूसरे पे खेल रही है, जिम्मेदारी कोई नहीं साहब ले रहा साहब, एक वाया मीडिया सब जगह है, आपको बता दें। है। सवाल इस बात का है कि आपने इतने नाम रिजेक्ट किए हैं, तो आप यही बता दीजिए कि आपने उन चीफ जस्टिस ने जब भेजा तो आपने रिजेक्ट क्यों किया? आप किस आधार पर रिजेक्ट करते हैं और किस आधार पर सेलेक्ट करते हैं, ये इसी का क्राइटेरिया बता दीजिए, तो फिर वहां ऑफिशियल सेक्रेटरीट आ जाता है।
आप हमारे हम्म, प्रतिनिधि बन के सरकार में बैठे हैं और ऑफिशियल सेक्रेटरी है आपके लिए। आज आप दूसरे विपक्ष से बात छिपाते हो, कल विपक्ष की सरकार बन जाती है, वो सारा कागज उसको देखने को मिल जाता है, फिर क्या होता है? तो किस बात का ऑफिशियल सेक्रेटरी? किस बात की पर्दादारी है अगर तय नहीं है तो? चाहे हर स्तर पर हो, जुडिशियल नहीं, हर स्तर पर। किस बात का बंद लिफाफे में जो है क्या कहते हैं का जूरिस्प्रूडेंस है? आप बताइए हमको। आप जी जी आप जो है क्या कहते हैं, लोगों के कंप्यूटर में, लोगों के आपके लैपटॉप में, लोगों के फोन में आप भीमा कोरेगांव जैसे तमाम देश के बुद्धिजीवियों को बंद कर देते हैं तथाकथित माओवादी कनेक्शन में। तो भाई साहब, वो जो जजों का फोन आप टेप करते हैं और जजों पर जो तमाम आपने जो पर्देदारी बिठा रखी है, तो जज क्या हो जाते हैं? आपके मंत्री क्या हो जाते हैं? प्रदेश के मुख्यमंत्री, डिप्टी चीफ मिनिस्टर और मंत्री क्या हो जाते हैं? हम कह तो रहे हैं कि आंख मूंद के उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्रियों की लॉटरी निकाल करके खाली छापा डाल के देखिए कि कितना माल उनके यहाँ से भरा। मध्य प्रदेश में डालिए, आपके बिहार में डालिए, आपके जो है क्या कहते हैं महाराष्ट्र में डालिए, डाल के देखिए कितना माल बरामद होता है। तो आप लॉटरी निकाल के जी दे रही है, आप सर्वे ही करा के दिखाइए। चलिए पर सर, उपदेश शुक्रिया, कुशल बहुत लोग बहुत दे रहे। शुक्रिया। और दलित पिछड़े भाइयों, बड़ा आंख खोलो, अभी धर्म की रक्षा करो, तब तक मलाई कोई और चाप रहा है ना? समझने की कोशिश नहीं, तुम कीजिए, रक्षा वोट देने करते के रहो। समय आंख तुमको खोलिए। नहीं नहीं, तुमको हमने रक्षा में लगा दिया, बस तुम इसी पर बहुत खुश हो। रहो खुश गुरु। हाँ, तुम्हारा जो है सब हाँ कुछ जो है वो लूटे ले रहे हैं। तुम्हारे घर की हाँ आबरू उनकी निगाह में जीरो के बराबर है, क्योंकि वो मान के चल रहे कि वो भोगने के लिए है। हाँ, रहो। जी, इसलिए कहते हैं सतर्कता गई दुर्घटना हुई। सतर्क रहिए, वोट देते समय जरा आंख कान खोल के दीजिए। और जो बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े लोग हैं, उनको तो रक्षा करने के लिए बोलिए, अपने बच्चों को भी रक्षा करने के लिए धर्म की भेजिए। शुक्रिया, देखते रहिए अम्बेडकर। शुक्रिया सर, थैंक यू।